तो हमने अभी तक अपने बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं उनको समझ लिया है, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस थे। अब हमारा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट होता है, दैट इज नंबर 4, इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ कैपिटल आर is any relation on set A such that capital R is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation, then capital R is known as an equivalence relation। मतलब कैपिटल R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनेगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो कंडीशन थी वो थी इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब जितने भी स्मॉल a हमारे कैपिटल A में लाई करते हैं उन सारे स्मॉल a एलिमेंट्स के लिए a कॉमा a r को बिलोंग करना चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं स्मॉल a कैपिटल A के अंदर उनका अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पढ़ा कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन इट शुड इम्प्लाई b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b हैं अगर वो r को बिलोंग करते हैं तो उनका रिवर्स दैट इज b कॉमा a भी r के अंदर होना चाहिए। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पे हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, a भी r को बिलोंग करना चाहिए, b c को भी r को बिलोंग करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जो b है वो कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर। इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r, दिस शुड इम्प्लाई a कॉमा c बिलोंग्स टू r। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट निकलेगा वो a कॉमा c बिलोंग्स टू r को प्रूव करेगा फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को अब समझते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट है जो समझने चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है द आइडेंटिटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशंस आर ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी थे, सिमेट्रिक भी थे और ट्रांजिटिव भी थे, इस कारण से वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं। एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन जो था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए से, क्योंकि वो आइडेंटिटी है तो उसको हम लिखेंगे आई ए, और इस आई ए के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने साथ रिलेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैपिटल ए सेट है जो कि 1 2 3 है, तो 1 2 3 के ऊपर जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर। और जो यूनिवर्सल रिलेशन था वो था ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के अंदर हमारे 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इसमें कि आएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारे 9 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो हमारे यूनिवर्सल रिलेशन को बनाते हैं। तो आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों कैसे रिलेशंस होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। अगर हमसे कोई एग्जाम्पल पूछता है कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल देना है तो ये सबसे बेटर एग्जाम्पल होते हैं कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बार बार इसलिए रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। अब जो हमारा आगे पॉइंट है वो है द आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी सेट। किस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं इसको, कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किसी भी सेट के ऊपर। अगर एक सेट कैपिटल आर है या कोई भी सेट है हमारे पास कैपिटल ए और उस पर रिलेशंस बन रहे हैं और वो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस हैं तो सबसे छोटा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। और जो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा किसी भी सेट के ऊपर। द यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी सेट। तो ये दो आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी इक्विवेलेंस है और यूनिवर्सल रिलेशन भी इक्विवेलेंस है। और खास बात क्या है इसकी कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। कभी कभी एग्जाम में ये 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में, इफ कैपिटल ए इज अ सेट 1 2 3 फाइंड द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट, तो आपको इजीली इसका आंसर मिल सकता है। अब हम एक और पॉइंट समझते हैं इसको एग्जांपल से। लेट कैपिटल ए बी द सेट 1 2 3, नाउ वी नीड टू फाइंड ऑल द इक्विवेलेंस रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। मतलब जो हमारा ए 1 2 3 सेट है इसके ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं इस बात को समझना है हमें। तो हमें पता है कि जितने भी हमारे रिलेशंस हैं वो ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं।
क्योंकि वो ए सेट पे बन रहे हैं। तो ए क्रॉस ए यहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगा, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर हमें 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। दैट इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो जितने भी हमारे रिलेशंस बनेंगे वो सारे ए क्रॉस ए का सबसेट होंगे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, हम कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। और हमें ये भी पता लगेगा कि अगर एक सेट 1 2 3 है तो उससे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ टू द टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म्ड इन द सेट ए आर। तो सबसे पहला रिलेशन हमें पता है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी रिलेशन को लिख लेंगे 1 1 2 2 3 3, जो कि आइडेंटिटी रिलेशन है। और हमें यह भी पता है कि सबसे बड़ा रिलेशन यूनिवर्सल होगा, जो कि कोर्स ऑफ टाइम में हमारे सामने आ जाएगा। तो हमारा पहला रिलेशन तो बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आता है हम दूसरा रिलेशन मानते हैं R2। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ऑर्डर पेयर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस है उसमें 1 1 2 2 3 3 को छोड़ के सबसे पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है जो कि हमने लिया नहीं है, और वो है 1 2। तो हमने क्या किया, 1 2 को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। जैसे ही हमने 1 2 डाला तो इसके डालने से हमारी रिफ्लेक्सिविटी तो डिस्टर्ब नहीं हुई, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 को देखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो अब हम देखेंगे कि हमारी सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो हम होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। तो 1 1 2 2 3 3 के अंदर सिमेट्रिक भी होता है वो, और रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे इसके अंदर। अब जो हमने नया ऑर्डर्ड पेयर डाला है इसमें 1 2, उसके लिए हमें ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। और सिमेट्रिक के लिए आपको मालूम है कि अगर 1 2 इंसर्ट किया तो 2 1 भी होना चाहिए। तो हमने ए क्रॉस ए के अंदर से 2 1 भी इसके अंदर डाल दिया। तो 2 1 के डालने से ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। तो इसकी ट्रांजिटिविटी अगर चेक की जाए तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर के साथ जो अगर हम 1 1 को ए कॉमा बी मानते हैं तो बी कॉमा सी के लिए कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 1 2 आएगा। अगर हम 1 1 को ए कॉमा बी मान रहे हैं, इस बात को हम यहाँ पर लिख के भी समझ सकते हैं कि इस रिलेशन के अंदर अगर हमने 1 1 को ए कॉमा बी मान लिया तो हमें मालूम है कि अगला ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव इसको टेस्ट करने के लिए जो इसकी ट्रांजिटिविटी है। तो बी देखो 1 कहाँ पर है, तो हमारे पास 1 2 बी बन जाएगा और सी अपने आप 2 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी अगर हमने 1 1 माना है तो बी सी हमारा 1 2 होगा। अब इससे हम ये पता लगाएंगे कि ए सी हमारा है कि नहीं इसके अंदर। तो ए सी क्या बनेगा, इससे 1 2 बनेगा, और 1 2 हमारे पास वही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर एक ही बार लिखा जाता है। तो इसका मतलब 1 1 को अगर हम ए बी मान रहे हैं तो इससे हमारी ट्रांजिटिविटी चेक हो जाती है। सिमिलरली जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबको हम एक एक करके ए बी मानेंगे, और बी सी अपने इस रिलेशन के अंदर से हम फाइंड आउट करके ए कॉमा सी को चेक करेंगे। तो जितने भी हमारे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे हमारी जो ट्रांजिटिविटी है उसको होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा अगला जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। फिर हम R3 को चूज करेंगे। R3 के अंदर आपको पता है 1 1 2 2 3 3 तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। इसके बाद हमें देखेंगे कि जब हमने 1 2 को डाला था तो 1 2 के बाद अगला ऑर्डर पेयर 1 3 है, तो 1 3 की चॉइस आती है, तो हम 1 3 को इंसर्ट करेंगे। जब 1 3 को इंसर्ट करेंगे तो इसकी सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए 3 1 भी डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए। सिमिलरली इसकी ट्रांजिटिविटी चेक होगी। ट्रांजिटिविटी बिल्कुल हम समझ में गए, हमारा जो R2 रिलेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो R3 है वो भी हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस बन गया। अब R4 की बारी आती है, फोर्थ रिलेशन। इसके अंदर भी 1 1 2 2 और 3 3 हम ऑर्डर्ड पेयर डालेंगे क्योंकि उनको हम रिफ्लेक्सिव रखना है। अब इसके बाद हम अगला ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं जो हमें चूज करना था, वो हमारा 2 3 का टर्न आता है। तो हम इसमें 2 3 डालेंगे। जैसे ही हम 2 3 डालेंगे तो इसके अंदर 3 2 भी डालना पड़ेगा। तो ये हमारे जो रिलेशन है R4, इसके अंदर भी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। अब इसके बाद जो हमारा R5 रिलेशन बनता है उसके अंदर हम एक ऑर्डर्ड पेयर ना डाल के 2 ऑर्डर्ड पेयर डालेंगे। तो 1 1 2 2 3 3 तो डालना ही पड़ेगा। अब अगर मैंने 1 2 और 1 3 को डाला तो 1 2 के डालने से 2 1 चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड करना है। 1 3 के डालने से 3 1 चाहिए। अब आती है बात कि हमें इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करना है। तो ट्रांजिटिविटी जो है उसके अंदर देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। ट्रांजिटिविटी में हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को जब देखते हुए जाएंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा 2 1 जिसको कि हम ए बी मानेंगे। जब हम ए बी को 2 1 मानेंगे तो हमें नेचुरल सी बात है कि बी सी जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, और वो हम 1 3 देख रहे हैं, इसके अंदर 1 3 है। मैंने एक एग्जांपल लिया है इसके अंदर से जिससे कि हमें ये पता लगा कि हमें अगला ऑर्डर्ड पेयर कौन सा डालना है। बाकी तो हमारे होल्ड कर ही रहे हैं।
तो 2-1 को जब हमने ए बी माना तो बी सी अपने आप 1-3 बन गया, और इसके कारण से ए सी क्या बना, ए सी बना 2-3, जो कि हमारे इसके अंदर थे ना, इसके अंदर R5 के अंदर था नहीं, तो हमने 2-3 को भी इंसर्ट किया, और जब हम 2-3 को इंसर्ट करेंगे तो इसका उल्टा 3-2 भी डालना पड़ेगा, और इस कारण से जो R5 है वो हमारा पूरा A क्रॉस A के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारे जब इक्विवेलेंस रिलेशन बनने स्टार्ट होते हैं तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन था, और सबसे लास्ट में हमने देखा कि यूनिवर्सल रिलेशन अपने आप आ गया। तो इसका मतलब R5 के आगे कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेंगे, तो R1, R2, R3, R4, R5 मतलब 5 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन इस A क्रॉस A के अंदर से बने। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा रेयर है, वैसे कॉम्पिटिशन्स के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर A सेट 1 2 3 है तो इस A सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि 5 इक्विवेलेंस रिलेशन इसके अंदर बन सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर कि जो हमने अभी पढ़ा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, तो उसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनकी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर अब आता है एग्जाम्पल नंबर 1। तो हमारा जो एग्जाम्पल 1 है, इस एग्जाम्पल 1 में हमें कैपिटल ए सेट दे रखा है 1 2 3 एंड R1 R2 R3 आर 3 रिलेशंस ऑन दिस सेट ए। तो R1 R2 R3 हमारे पास तीनों रिलेशंस गिवन है, और ये तीनों रिलेशंस जो हमारे रिलेशंस हैं ये रोस्टर फॉर्म में है। अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म्स में हम कैसे डील करेंगे रिलेशंस की टाइप में, उसके बाद फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आएंगे, जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे होंगे उनको कैसे प्रूव करेंगे। दो तरीके की फॉर्म होती है रिलेशंस की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा R1 है वो क्या है। R1 में हमें दे रखा है 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3, ये ऑर्डर पेयर गिवन है R1 के अंदर। और R2 के अंदर ऑर्डर पेयर क्या गिवन है 2 2 3 1 1 3, एंड R3 में ऑर्डर पेयर क्या गिवन है 1 3 एंड 3 3। उसमें लिखा है चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ R1 R2 एंड R3। तो हमें चेक करना है कि R1 R2 R3 इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन जो है R1 उसको कंसीडर करते हैं। तो R1 रिलेशन हमें गिवन है 1 1 पहला ऑर्डर पेयर 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3, और हमें मालूम है कैपिटल ए सेट क्या है 1 2 3 है। कैपिटल ए सेट को हम मेंशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो R1 रिलेशन है वो कैपिटल ए पे अगर फ्रेम हो रहा है तो इसका मतलब R1 A क्रॉस A का सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी, इसकी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है कि नहीं करती R1 के लिए। तो हमें पता है सिंपली कि जो रिफ्लेक्सिविटी है वो कैपिटल ए से कनेक्टेड है, मतलब जो कैपिटल ए के एलिमेंट हैं उन्हीं को हमें कंसिडर कर कर अपने रिलेशन के अंदर देखना होता है कि वो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं। तो सबसे पहला एलिमेंट कैपिटल ए का है 1, तो 1 का जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 1 1 बनेगा, और R1 के अंदर 1 1 है। फिर अगला हमारा एलिमेंट है 2, तो 2 का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 2 2 होगा, वो भी R1 के अंदर है। फिर आता है 3, तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो 3 3 बनेगा, वो भी R1 के अंदर है। तो यहां से क्या पता लगा R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एज 1 1 बिलोंग्स टू R1, 2 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 3 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये इसको लिखने का तरीका है। तो इसका मतलब यहां पर हमारी रिफ्लेक्सिविटी होल्ड करती है। अब आती है सिमेट्रिक रिलेशन की बारी। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या करना है, हमें कैपिटल ए को नहीं देखना, हमें R1 को देखना है। तो R1 के अंदर पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1 1 ही बनेगा, वो खुद ही है, वो वही ऑर्डर्ड पेयर है। फिर 1 3 को देखेंगे तो 1 3 जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम रिवर्स करेंगे तो 3 1 बनेगा, जो कि है हमारे पास। उसके बाद 3 1 को देखेंगे, 3 1 का उल्टा 1 3 हो गया, ये भी है हमारे पास। फिर 2 2 को देखेंगे, 2 2 का उल्टा 2 2 खुद ही होता है, तो वही एलिमेंट माना जाएगा। फिर 2 1 के ऊपर जाएंगे, 2 1 का उल्टा 1 2 होता है, जो कि इसके अंदर नहीं है, देखो साफ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो रिलेशंस हैं उनको ये पता लगाते हैं कि वो कहीं गलत तो नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी होल्ड तो नहीं कर रही गलत, क्योंकि इतना हमने जो बोला वो सारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें वही रीजन देना है कि वो क्यों नहीं है। अगर हम ये लिखें कि जितना हमने आगे बोला कि 1 1 का रिवर्स है 1 3 का रिवर्स है, तो उसके कोई मार्क्स नहीं है हमारे लिए। हमारे जो मार्क्स मिल रहे हैं हमें वो हमारे आंसर के मिल रहे हैं, जो हमने रीजन देना है। तो हेयर दिस R1 रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 2 1 बिलोंग्स टू R1 बट 1 2 डज नॉट बिलोंग टू R1। इसका मतलब 2 1 R1 के अंदर है, 1 2 R1 के अंदर नहीं है, इस कारण से रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद जो आता है वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 1 जैसे हमने पहला ऑर्डर पेयर 1 1 मान लिया, इसको समझते हैं ध्यान से। ट्रांजिटिविटी के अंदर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जो ट्रांजिटिव हमारा रिलेशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी के लिए, कि हम सबसे पहले A, B पहले ऑर्डर पेयर को मान लेंगे, मतलब A, B शिफ्ट होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1 है, इसको हमने A, B मान लिया। जब हमने 1 1 को A, B माना तो इसका मतलब B, C वो ऑर्डर पेयर होगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर कौन से हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज 1 3। तो 1 3 हमारा B, C बन जाएगा।
इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा ए कॉमा सी हमारे रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर ए कॉमा सी रिलेशन में होगा तो ये जो ऑर्डर पेयर 1 1 है ये सेटिस्फाई करेगा 1 1 और 1 3, अदरवाइज हम ये बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ए कॉमा सी क्या बनता है इससे। तो ए हमारा 1 है और सी क्या है 3 है, तो हमारा ए कॉमा सी 1 3 बन गया। तो इसका मतलब 1 3 तो है हमारे पास पहले से ही, जो कि बी सी था। तो 1 3 1 1 का जो हमारा केस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाता है। इसके बाद हम ए कॉमा बी को क्या मानेंगे। अब हम देखते हैं कि अगला ऑर्डर पेयर क्या है हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास है 1,3। तो हम ए बी को 1,3 मानेंगे। जब ए बी को 1,3 मानेंगे तो इसका मतलब बी सी जो है वो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर होगा, जो कि हमारे पास दो चॉइस है। तो रफ में हम इन दोनों को लिख लेंगे, यहाँ पे 3,1 भी लिख लेंगे और इसके नीचे हम 3,3 भी लिख लेंगे, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर हैं जो बी सी बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ए सी क्या बनेगा। तो 1 3 3 1 से ए सी बनेगा 1 1 और 1 3 3 3 से, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी साथ में सॉल्व कर दो। तो 1 3 3 3 से क्या बनेगा 1 3 बनेगा। अब आप देखो अपने रिलेशन के अंदर R1 के अंदर कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 है और 1 3 है, 1 3 भी है। तो इसका मतलब हमारा जो ए बी 1 3 माना था हमने वो सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब हम थर्ड ऑर्डर पेयर की तरफ भरेंगे। हमें इसका मतलब ट्रांजिटिविटी में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बहुत जल्दी से पता लग जाता है, लेकिन ट्रांजिटिविटी के लिए एक एक ऑर्डर पेयर को पकड़ के चेक करना पड़ता है। अब हम ए बी को क्या मानेंगे 3,1 मानेंगे। जब ए बी को 3,1 मानेंगे तो बी सी क्या बनेगा। तो बी सी के लिए हमें देखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर कौन से हैं। तो वो 1 1 है और हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 1 3 है। तो हमें दो और यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जो बी सी बन सकते हैं, तो दोनों को हम साथ में चेक कर सकते हैं। तो 3 1 और 1 1 से जो हमारा ए सी बनेगा वो 3 1 बनेगा, और जो नेक्स्ट हमारा बनेगा 3 1 और 1 3 से ऑर्डर पेयर वो बनेगा 3 3। तो हमें 3 3 को भी तो साथ में ही चेक करना है। तो 3 1 और 1 3 से 3 3 बन गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो AC बना 3 1 और 3 3 वो आंसर हमारे R1 के अंदर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 3 1 है हमारे पास और 3 3 भी है R1 के अंदर। तो इसका मतलब 3 1 वाला जो ऑर्डर पेयर AB माना हमने वो भी सेटिस्फाई कर गया। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा 2 1। अब इस 2 1 को चेक करके देखते हैं। तो जब हम AB को 2 1 मानेंगे, जब AB को हम 2 1 मानेंगे तो BC जो है वो ऑर्डर पेयर होगा जो 1 से स्टार्ट होगा, जिसमें कि 1 1 दिखाई दे रहा है हमें और 1 3 दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि AC हमारा क्या बन सकता है। तो 2 1 और 1 1 से हमारा AC 2 1 बनेगा और 2 1 और 1 3 से AC बनेगा 2 3। तो इसका मतलब हमें AC को चेक करना है A कॉमा C को, कि ये जो ऑर्डर पेयर है हमारे R1 के अंदर है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 2 1 जो है वो हमारे पास R1 के अंदर है, लेकिन 2 3 R1 के अंदर नहीं है। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिला इसके अंदर से जहां पर कि हमारी ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये होगा कि यहाँ पर जो ट्रांजिटिविटी है इस रिलेशन के अंदर वो होल्ड नहीं करेगी। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव सिंस, रीजन क्या मिला, 2 1 R1 को बिलोंग करता है एंड 1 3 R1 को बिलोंग करता है, लेकिन 2 3 R1 को बिलोंग नहीं करता है। मतलब ए बी R1 के अंदर है, BC R1 के अंदर है, लेकिन AC R1 के अंदर नहीं है। Hence R1 is reflexive but not symmetric and transitive, so R1 is not an equivalence relation। एक रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस कब नहीं होगा, जब वो तीन हमारी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर इसमें से एक भी कोई गलत हो गई तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता है। तो इस R1 के अंदर हम देख रहे थे ये रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और वो है R2 रिलेशन। तो जो हमारा R2 रिलेशन है, इस R2 रिलेशन को हमें क्या गिवन था 2 2 3 1 1 3, वेयर कैपिटल A सेट इज 1 2 3। कैपिटल A सेट को मेंशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कैपिटल A की हेल्प से हमें रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करनी होती है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो हमारे रिलेशन से चेक हो जाते हैं, वहां पे कैपिटल ए की खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कैपिटल ए की जरूरत हमें रिफ्लेक्सिविटी में पड़ती है, इसलिए कैपिटल ए को मेंशन करते हैं हमेशा। तो रिफ्लेक्सिविटी को टेस्ट करने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम देखते हैं कि कैपिटल ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, जो कि हमें पहले ही नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो R2 है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो कैपिटल ए के अंदर है लेकिन 1,1 R2 के अंदर नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करेंगे, हियर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R2। मतलब ये छोटे छोटे हमारे पास रीजंस हैं जो कि 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं इसको। अब आती बात सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें सीधा रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स को कंसीडर करना है। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर क्या है, पहला ऑर्डर पेयर 2,2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा 2,2 होगा, तो वो खुद ही हो गया। अगला ऑर्डर पेयर 3,1 है, तो 3,1 का उल्टा क्या होगा 1 3, जो कि इसके अंदर नहीं है जो हमारा लास्ट पार्ट है वो 1 3 है।
इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे 1 3 है तो 1 3 का उल्टा 3 1 हो गया। इसका मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर के रिवर्स हमारे यहाँ लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हेयर R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जनरल डेफिनेशन लिखी, क्योंकि सारी ऑर्डर्ड पेयर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या बोला, हेयर R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, मतलब जितने भी ए बी R2 के अंदर हैं उससे हमारे बी ए बी R2 के अंदर हैं। तो सीधा हम डेफिनेशन लिख देते हैं अगर कोई रिलेशन हमारा होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को। तो इसके बाद आती है ट्रांजिटिविटी की बारी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमें वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा कि पहले हमें अब देखो इसको समझते हैं दोबारा से यहाँ पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसके लिए हमें ए कॉमा बी मानना पड़ेगा। तो ए कॉमा बी हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 2, ए कॉमा बी 2 2 बन गया। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा बी कॉमा सी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बी कॉमा सी वो ऑर्डर पेयर होंगे जो कि 2 से स्टार्ट होंगे, और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो बी कॉमा सी हमें यहाँ नहीं मिलेगा, इसीलिए हम ए कॉमा सी को नहीं ढूंढेंगे, ए कॉमा सी को हम नहीं ढूंढेंगे। इसका मतलब ये रिलेशन 2 2 जो है वो इसके अंदर काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिससे ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन है वो गलत प्रूव हो सकती है। इसके बाद हम अगले ऑर्डर पेयर को चूज करेंगे जो कि क्या बनेगा 3 1। अब 3 1 अगर हम चूज करते हैं तो बी सी जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और 1 से स्टार्ट होने वाला हमारा ऑर्डर पेयर 1 3 है अगला वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया। जब ए बी बी सी मिलेंगे तब हम ए सी को ढूंढेंगे। तो ए बी क्या है हमारा 3 1, और बी सी क्या है 1 3। तो इस कारण से जो ए सी बनेगा वो 3 3 बनेगा, और 3 3 जो है वो हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं है। इस कारण से रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसी रीजन को मेंशन करेंगे, वी विल मेंशन दिस रीजन ओनली। R2 इज नॉट ट्रांजिटिव सिंस 3 1 belongs to R2 and 1 3 belongs to R2. Both the ordered pairs are in relation R2, but 3 3 does not belong to R2. 3 1 R2 के अंदर है, 1 3 R2 के अंदर है, लेकिन 3 3 R2 के अंदर नहीं है। Hence R2 is symmetric but not reflexive and transitive, so R2 is not an equivalence relation. इस कारण से जो R2 हमारा equivalence relation नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि गिव अ एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, और रादर जो हमने यहाँ पर देखा अभी इसके अंदर R2 के अंदर कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को फ्रेम कर सकते हैं। अब आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, जो हमारे थर्ड पार्ट था इसका, वो था 1 3 3 3। बस 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके अंदर। फिर A इज 1 2 3, 1 2 3 पे बन रहा है ये। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या टेस्ट करना है, हमें कैपिटल A के एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। तो कैपिटल A के एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1 था, तो 1 1 इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 है। तो हमें एक सिर्फ रीजन देना है। तो R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड 2 बिलोंग्स टू कैपिटल A, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R3 एंड 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R3। मतलब 1 और 2 हमारे A सेट के अंदर हैं, लेकिन इससे बनने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे 1 1 और 2 2, वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे R3 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसीलिए R3 रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आती बात सिमेट्रिक रिलेशन की। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है इसके अंदर हमें सीधा रिलेशन से पता करना होता है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है इसका 1 3 है, तो 1 3 का उल्टा क्या होता है 3 1 होता है, जो कि इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम्पल बहुत है उसको गलत प्रूव करने के लिए। तो R3 इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R3 बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R3। 1 3 R3 को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 R3 को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब एक रिलेशन अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो उसके लिए हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना पड़ता है, और प्रूव करने के लिए हमें पूरी जनरल डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी के लिए आप देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पर वही हम तरीका फॉलो करेंगे जो हमने अभी तक सीखा कि ट्रांजिटिविटी के लिए हम A B, पहले जो पहला ऑर्डर पेयर है उसको A B मानेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 1 3 है, तो 1 3 AB बनेगा। फिर हमें BC को देखना है, तो BC का मतलब जो 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होने वाला अगला ऑर्डर पेयर है, दैट इज 3 3। तो इसका मतलब हम AC को ढूंढेंगे अब यहाँ पे। तो जो AC है वो क्या बनेगा 1 3 और 3 3 से वो बनेगा 1 3। तो 1 3 खुद ही हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब पहली वाली जो कंडीशन है वो हमारी होल्ड कर जाती है, तो पहली कंडीशन होल्ड कर गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को लेंगे। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हम क्या, हमारे पास क्या है 3 3 है। तो जब हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर AB 3 3 मानेंगे, इसका मतलब ये कि जो AB है वो सारे ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा एक एक करके। तो BC क्या बनेगा, BC वो होगा जो 3 से स्टार्ट होगा, और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इस 3 3 से हमारी जो कंडीशन है वो वॉइड प्रूव नहीं होती है, क्योंकि A C को हम नहीं ढूंढेंगे।
तो इस कारण से हमारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स ट्रांजिटिविटी की कंडीशन, क्योंकि हम यहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कोई ऐसा केस तो नहीं है जिससे कि वो कंडीशन गलत प्रूव हो रही हो। तो ट्रांजिटिविटी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है जो कि गलत प्रूव कर रहा हो इसकी कंडीशन को। तो R3 इज नाउ इन दिस केस, अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो R3 रिलेशन था उस R3 रिलेशन में is a transitive relation. R3 is a transitive relation since for all AB belongs to R3 and BC belongs to R3, AC belongs to R3. मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर की ट्रांजिटिविटी की कंडीशन गलत हो जाए। Here 1,3 belongs to R3 and 3,3 belongs to R3 implies 1,3 belongs to R3. Hence R3 is a transitive but not reflexive and symmetric. R3 यहाँ पे relation transitive है लेकिन reflexive और symmetric नहीं है, इस कारण से R3 relation equivalence relation नहीं बनता है। Now example 2 is there, and really this is a very important example. Example 2 important है exam के point of view से. If capital R is a relation on set A where A is a set 1, 2, 3, 4, 5 and it is given by capital R is a relation of ordered pairs A comma B such that mod of A minus B is an even integer A comma B belongs to capital A. Prove that capital R is an equivalence relation. यहाँ पे हमें कैपिटल आर को चेक नहीं करना है, यहाँ कैपिटल आर को प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल आर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पर कैपिटल ए सेट फाइनाइट सेट है। तो इसमें कुछ चीजें जो पॉइंट नोट करने वाले होते हैं वो ये पॉइंट्स हैं, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है तो हमें ये देखना है कि वो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म के अभी तक हमने एग्जांपल किए तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन कम मार्क्स के आएंगे और जो सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं वो हमारे 4 मार्क में जनरली पूछे जाते हैं। तो हमें देखना है कि जो हमारा रिलेशन है वो किस सेट के ऊपर बन रहा है, वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर वो सेट फाइनाइट है तो हमारा रिलेशन जो बनेगा वो फाइनाइट रिलेशन बनेगा, मतलब हम उसको और सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके आंसर को पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो ए सेट है जिसके ऊपर रिलेशन बन रहा है वो ए सेट इनफाइनाइट है तो ये पॉसिबल है कि जो रिलेशन है वो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हों उसके अंदर। तो हम इस कंसेप्ट को जब टाइम आएगा या जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर हम आपको समझाएंगे अलग से। तो अभी फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब हमें इसको जनरल तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे कैपिटल आर इज अ रिलेशन ए कॉमा बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए इज अ सेट 1, 2, 3, 4, 5. So for the reflexive part, that is reflexive relation, and we know that for reflexive relation a comma a, मतलब for every a belongs to capital A, for all the elements of small a belongs to capital A means जितने भी एलिमेंट कैपिटल A के अंदर लाई कर रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए हमें चेक करना है कि उनका रिलेशन उन्हीं एलिमेंट के साथ खुद के साथ है कि नहीं। तो हमने मान लिया लेट a comma a belongs to R for all a belongs to capital A। हमने मान लिया कि a comma a R को बिलोंग करता है। जब a comma a R को बिलोंग करेगा तो a का रिलेशन a के साथ होगा। लिखने का तरीका देखो आप यहाँ पे, इफ a comma a belongs to R for all a belongs to capital A, तो अगला स्टेप क्या होगा, a comma a R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a का रिलेशन a के साथ है। तो उसको लिखेंगे कैसे, a is related to a by the relation R, a स्मॉल a कैपिटल R फिर a, इसका मतलब क्या है, स्मॉल a is related to small a by the relation R for all, ये सिंबल फॉर ऑल का है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए जितने भी स्मॉल ए हैं उनके अंदर अगर हम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर को चेक करें, मतलब जो ए का रिलेशन है वो ए के साथ है कि नहीं, तो क्या होगा। तो हम इसके बाद का स्टेप क्या लिखते हैं, जो हमारा रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि रिलेशन जो हमेशा दिया होगा वो ए बी के बीच में दिया होगा और हम यहाँ ए को चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए की जगह पे तो ए है। अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से समझें तो जो a कॉमा बी है वो तो जनरल केस है कि a कॉमा बी का मतलब क्या है, a कॉमा बी का मतलब ये है कि मॉड में a माइनस बी एक इवन इंटीजर है, इज एन इवन इंटीजर। लेकिन अगर हम इस a कॉमा बी को a कॉमा a मान लें तो ये बन जाएगा मॉड में a माइनस ए इज एन इवन इंटीजर होना चाहिए, ये चेक करना है हमें, ठीक है ना। इस बात को हमें चेक करना है कि ये इवन इंटीजर है कि नहीं, मॉड में a माइनस ए is an even integer। तो इस बात को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो यहाँ पर ये मेंशन है कि मॉड में a माइनस ए इज एन इवन इंटीजर। तो a माइनस ए को अगर हम सॉल्व करेंगे मॉड में तो 0 आएगा और 0 एक इवन इंटीजर होता है।
तो इसका मतलब जो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट है, जो हमारे हमारे रिलेशन के अंदर स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबको हमने ए कॉमा ए माना है। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 और 5 5, ये सारे जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारे इसको स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस कारण से आर रिफ्लेक्सिव होता है। इसके लिखने के स्टेप्स हमें यहाँ सीखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन को देखें तो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी क्या है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो हमें ये चेक करना है कि बी ए आर के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ए बी को आर के अंदर मान के चल रहे हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जितने भी स्मॉल ए बी से हमारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी बनते हैं, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे कैपिटल आर के अंदर लाई करते हैं तो हमें चेक करना है कि उनका रिवर्स कैपिटल आर के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए इज रिलेटेड टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, मॉड ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि रिलेशन जो है वो मॉड में ए माइनस बी इवन इंटीजर दिया हुआ है और हम ए कॉमा बी ऑर्डर पर लेके चल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि मॉड के अंदर, अगर हम इस बात को यहाँ समझते हैं कि मॉड ऑफ 2 इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 एंड दैट इज इक्वल टू 2, तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया अंदर से, तो मॉड के अंदर ही हमने माइनस को रखा और वो कॉमन लिया, तो मॉड में बी माइनस ए बन गया, इज एन इवन इंटीजर। ये हमारे बात दिमाग में कैसे आएगी, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जिसका मतलब ये है कि ए का रिलेशन बी के साथ है और मॉड में ए माइनस बी इज इवन इंटीजर है, ये एक इवन इंटीजर है, ये हम लेके चल रहे हैं। और हमें उसी टाइम पर ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि बी कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। बी का रिलेशन ए के साथ क्या बनेगा, मॉड में बी माइनस ए इज एन इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हो गया कि मॉड में बी माइनस ए आना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया ताकि बी माइनस ए बन जाए मॉड के अंदर। और आपको मालूम है मॉड में माइनस बी माइनस ए जो है वो बी माइनस ए ऑफ मॉड के बराबर ही होता है, बी माइनस ए के मॉड के बराबर ही होगा, जो हमने अभी देखा कि मॉड में 2 और मॉड में -2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पर हम मॉड में बी माइनस ए इज एन इवन इंटीजर तक पहुंच गए, और मॉड में बी माइनस ए अगर इवन इंटीजर है, इसका मतलब बी का रिलेशन ए के साथ हो गया, और इसका मतलब बी कॉमा आर को बिलोंग करेगा, इसीलिए ए बी अगर आर के अंदर था तो बी ए भी आर के अंदर आ गया। इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई है रिलेशन की, जो कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को लेके ही हमें प्रूव करके बी कॉमा ए आर तक पहुंचना पड़ता है। बी कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा, उस कंडीशन तक हमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को ही लेके प्रूव करना है। हेंस आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ से प्रूव होता है कि आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसिटिविटी के ऊपर। ट्रांसिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रांसिटिविटी में ध्यान से करना है इसको। तो ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, कि ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए हमें मालूम है कि जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो हमें मान के चलनी पड़ेगी। फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये इनिशियल कंडीशन है जिसको कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो मुझे ए सी आर के अंदर ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसको पहले से ही रफ में लिख लो, कि हमें मालूम है कि ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी को आर के अंदर होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए सी बिलोंग्स टू आर जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ए का रिलेशन सी के साथ है। अब जब ए का रिलेशन सी के साथ है तो वो क्या है, मॉड में ए माइनस सी इज एन इवन इंटीजर, ये मुझे लेके आना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। मॉड में ए माइनस सी एक इवन इंटीजर होगा, ये प्रूव करना है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो अब देखो कि हमने क्या माना, हमने माना कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। बी सी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी का रिलेशन सी के साथ है। जितने भी ए बी सी हमारे कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं। अब ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, मॉड में ए माइनस बी इवन इंटीजर होगा, और अगर यहाँ पर बी का रिलेशन सी के साथ होगा तो क्या बनेगा, मॉड में बी माइनस सी एक इवन इंटीजर होगा। अब जो मॉड में ए माइनस बी अगर इवन इंटीजर है, तो हम जानते हैं कि जितने भी इवन इंटीजर हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कि वो 2 के मल्टीपल है। तो इसका मतलब मॉड में ए माइनस बी एक 2 का मल्टीपल होगा, जिसको कि 2 लैम्डा बोलेंगे हम, और लैम्डा यहाँ पे इंटीजर को बिलोंग करेगा, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से मॉड में बी माइनस सी अगर इवन इंटीजर है, तो मॉड में बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा, लेकिन वो सेम मल्टीपल नहीं होगा, तो इसलिए 2 म्यू बोला हमने यहाँ पे, म्यू भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। लैम्डा नहीं लिख सकते दोबारा से, यहाँ म्यू लिखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीजर भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल डिफरेंट भी हो सकता है। अब आपको पता है कि जब मॉड को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस का साइन लगेगा राइट साइड में, तो ए माइनस बी की वैल्यू निकली प्लस माइनस 2 लैम्डा। यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू निकालना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमें ए माइनस सी के मॉड तक पहुंचना है।
तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 लैम्डा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और यहाँ से जब मॉड हटाएंगे b माइनस सी के आगे से, तो b माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 म्यू, इसको कि हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। आपको मालूम है कि मॉड को रिमूव करने से प्लस माइनस का साइन लगता है। अब ये जो दो इक्वेशन बनी, इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया। तो जब ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी आएगा प्लस b माइनस सी आएगा, और राइट साइड में प्लस माइनस 2 लैम्डा आएगा और प्लस माइनस 2 म्यू आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं। और आपको लेफ्ट साइड में साफ दिखाई दे रहा है कि b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो b से b है वो कैंसिल हो जाएगा। तो b से b कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a माइनस सी। और a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम प्लस राइट साइड से प्लस माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस म्यू। और आपको पता है लैम्डा प्लस म्यू एक इंटीजर है, तो उसको हम k मान सकते हैं। तो इसका मतलब a माइनस सी की वैल्यू क्या बन गई, प्लस माइनस 2k, और k यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू के बराबर है, जो कि एक इंटीजर है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम यहाँ पर a माइनस सी की वैल्यू प्लस माइनस 2k है, तो जब मॉड लगाएंगे तो ये प्लस 2k बन जाएगी। जैसे हमने मॉड हटाया था तब प्लस माइनस लग गया था, जब मॉड लेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, प्लस का साइन आएगा। तो इसका मतलब मॉड में a माइनस सी क्या बन गया, 2k बन गया। और जब मॉड में a माइनस सी 2k के बराबर है, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो इवन इंटीजर है। तो मॉड में a माइनस सी क्या बन गया, कि इवन इंटीजर बन गया। इसी जगह तक हमें पहुंचना था। मॉड में a माइनस सी एक इवन इंटीजर बन गया, इसका मतलब a का रिलेशन c के साथ हो गया, इसका मतलब a कॉमा सी r को बिलोंग करेगा, इसीलिए r एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट से, कि r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, इसीलिए जो कैपिटल R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।